फ्रेंड्स, देखा जाता है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं। ठीक है, उनको ट्रैवल की रिक्वायरमेंट्स नहीं पता रहती कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं किसी भी कंट्री की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है और ये वीडियो मैं हर कंट्री के लिए बनाऊंगा, बट ये एक करंटली एक ब्रीफ है। ठीक है, तो ये कंट्री फोकस वीडियो नहीं है, ये ओवरऑल फोकस है। ठीक है, इसमें रिसर्च नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो मैं नेट से गेन कर पाया हूँ वो इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, लेकिन पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है। हर कंट्री के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे, वन बाय वन। ठीक है, तो क्या है ये चैनल, ये ट्रैवल मेंटोर के हिसाब से मैंने चैनल बनाया है। ठीक है, तो आपकी मेंटरिंग, जैसे आप ट्रैवल घूमने जा रहे हैं, मतलब तो किसी कंट्री घूमने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक देना। ठीक है, अब हर कंट्री की कुछ पर्टिकुलर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ठीक है, अब जो भी वीज़ा रिक्वायरमेंट रहती हैं, ठीक है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू योर पुलिस वेरिफिकेशन, ओके, योर मेडिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर आपकी पासपोर्ट हिस्ट्री। ठीक है, पासपोर्ट हिस्ट्री ये भी मैटर करती है। ठीक है, तो ऐसी क्या क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री की, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा वीज़ा रिक्वायरमेंट। ठीक है, मेडिकल क्रिमिनल वेरिफिकेशन टेस्टिमोनी। ठीक है, बैंक स्टैम्प्स, इंश्योरेंस, वीज़ा कॉस्टिंग, वीज़ा ऑन अराइवल, ETA। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, और बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट अगर हमें चाहिए होती है, पे फ्लाइट बुकिंग, अकोमोडेशन, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, इनविटेशन लेटर, इंटरव्यू, रजिस्ट्रेशन, सिटी वाइज रजिस्ट्रेशन, टूर गाइड, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल की। मेडिकल मतलब जैसे आप किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है, तो आपको वहाँ पे येलो फीवर वैक्सीन, ओके, येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर आपको वहाँ पर चाहिए होता है। ठीक है, जैसे तंजानिया है, मेरा फ्रेंड तंजानिया गया था। ठीक है, तो तंजानिया जाने से पहले उसको ये येलो फीवर वैक्सीन उसको लेनी पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्रिमिनल वेरिफिकेशन टेस्टिमनी। ठीक है, क्रिमिनल वेरिफिकेशन टेस्टिमनी का मतलब क्या है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन कि अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो ऐसा कुछ आपको वो सबमिट करना पड़ेगा और वो आपको मिलेगा लोकल पुलिस अथॉरिटी से। ठीक है, बैन स्टैम्प। बैन स्टैम्प्स का क्या मतलब ये है कि जैसे अगर आपके पासपोर्ट पे, ठीक है, इज़राइल की स्टैंप लगी हुई है, ठीक है, तो आप UAE एंटर नहीं कर सकते। ये रूल था कब से, पहले 2019 से पहले। ठीक है, 2019 तक था। ठीक है, बाद में UAE और इज़राइल की ट्रीटी हुई US में। ठीक है, तो बाद में अपडेट कर दिया गया। तो आपको ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बैन स्टैम्प तो नहीं है, आपका पासपोर्ट तो बैन नहीं है। जैसे पाकिस्तान से अगर आप इज़राइल जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट बैन है। ठीक है, अगर आपका पासपोर्ट पाकिस्तान से है, ठीक है, तो वो बैन है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं इंश्योरेंस की। ठीक है, इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ होती है जैसे आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको किस किस चीज़ में सेव करता है? ट्रैवल इंश्योरेंस आपको सेव करता है एक्सीडेंटल में। ठीक है, एक्सीडेंटल में, हेल्थ में कि अगर आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, और थर्ड आपको लगेज में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपका लगेज गुम हो जाता है तो, ठीक है, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, बट आपको एक मैक्सिमम लिमिट होगी। ठीक है, वो आप जिस कंट्री से आप ये इंश्योरेंस ले रहे हो, जिस कंट्री में जा रहे हैं और जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं वीज़ा कॉस्टिंग पे। ठीक है, हर एक, जब भी आप एक वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक मिनिमम फ़ी चार्ज होती है। ठीक है, मिनिमम फ़ी, वीज़ा फ़ी। ठीक है, ये बहुत बहुत केसेस में ये फ्री भी होता है। ठीक है,
जैसे अगर आप इंडिया से नेपाल जा रहे हैं, ठीक है, तो और या नेपाल से इंडिया आ रहे हैं, तो इन बोथ डायरेक्शंस आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार जैसे कुछ एयरपोर्ट टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर आपको पासपोर्ट तो चाहिए होता है बट आपकी स्टैंपिंग हो जाती है विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, ठीक है। वाइस वर्सा होता है, कई बार नहीं होता, ठीक है। तो वीज़ा कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब क्या है, आप एक अच्छी कंट्री से हैं, जैसे सपोज करें यूएस, ठीक है। तो यूएस से जब भी ट्रैवलर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जाता है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज जाता है, तो उसका पासपोर्ट वैलिड है वीज़ा ऑन अराइवल के, ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल के, ठीक है। तो पासपोर्ट उसका वैलिड है, तो वो पासपोर्ट से उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वीज़ा ऑन अराइवल अगर वैलिड है तो फिर उस कंट्री में उसको एंट्रेंस मिल जाती है, उसको यही जो मिनिमम फ़ी होती है ये पे करनी पड़ती है, ठीक है। और आप डायरेक्ट टिकट से आ सकते हैं, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं इसकी, जैसे आपकी प्री फ्लाइट बुकिंग का क्या स्टेटस है, एकोमोडेशन का क्या स्टेटस है, आप कितने दिन रुकेंगे, कोई इन्विटेशन लेटर है अगर आपके पास, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। तो ये आपको जो वीज़ा ऑन अराइवल है आपको उन सब बेसिस पे मिल जाता है। फिर आते हैं ईटीए, ठीक है। कुछ जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट ऑन अराइवल, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, मैं इसको नाम ईटीए दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मेन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। सपोज करो कि जैसे मैं कीनिया गया था, ठीक है, तो कीनिया के लिए आई हैव टू अप्लाई, ठीक है, अप्लाई फॉर द वीज़ा ऑन वेबसाइट ओनली, ठीक है, वेबसाइट ओनली। तो ये ज़रूर हमें चेक करना है कि हम वीज़ा के लिए डायरेक्ट वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा या फिर हमें एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो और या फिर किसी एजेंट के थ्रू चेक करना पड़ेगा, तो ये ज़रूर चेक करना है हमें, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा। पर वेबसाइट अगर आप कभी भी किसी कंट्री जाते हैं तो आप कीनिया जैसे अगर मैं गया था तो अब मैंने वेबसाइट पे अप्लाई करा था, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद एक बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, जो कि जिसको मेरे को 36 आवर्स में रिपोर्ट मिली। फिर मेरा वीज़ा जो है वो कंफर्म हुआ, जो मेरे को नेक्स्ट उसके बाद 24 आवर्स में, यानी मुझे 60 आवर्स में मुझे वीज़ा मिल गया था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, यानी मैं इसको पेपर वीज़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पेपर वीज़ा मैं लेकर गया था यहाँ से, ठीक है। और फिर वीज़ा की जो स्टैंपिंग हुई थी पासपोर्ट पे, उसके बाद हुई थी। फिर कुछ कंट्रीज में बैंक स्टेटमेंट और वो बैंक गारंटी ये सब चाहिए होता है, ठीक है। ये किस लिए चाहिए होता है? सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जब भी आप किसी कंट्री के अंदर घुस रहे हैं एज अ टूरिस्ट, ठीक है, आप किसी कंट्री के अंदर आप घुस रहे हैं तो कंट्री आपसे रीज़न मांगती है कि आप उस कंट्री से वापस भी आएंगे, ठीक है। उसके पीछे क्या 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 रीज़न हो सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए अपनी कंट्री में, जिसके बाद रहता है कि अगर हाँ ये बंदे का रिकॉर्ड क्लियर है तो ये वापस ये सिर्फ एज अ टूरिस्ट ही आ रहा है, वहाँ पर बसने नहीं जा रहा, ठीक है, और ये वापस आएगा, ठीक है। और जैसे कि अगर इसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है या फिर कोई और अगर इसके पास सामान वगैरह गुम हो जाता है, ठीक है, तो वो ये चेक करते हैं कि ये जो बैंक बैलेंस है, ठीक है, उसके बेस पर इसकी रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपका कंट्री का बैंक बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है, ताकि आप वहाँ से वापस लौट सको, ठीक है। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि कंट्री अपने सिटीजन के अलावा आप पर भी कुछ मतलब पैसे खर्चे, क्योंकि आप टूरिस्ट हो तो कंट्री की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप वहाँ टैक्स नहीं देते, ठीक है, अभी इस मोमेंट पे टैक्स नहीं देते, ठीक है। आपको बाय बर्थ और आपके बाय पेरेंटल आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि आप कंट्री में रहें। तो प्री फ्लाइट बुकिंग, तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि बहुत सारी कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन एग्ज़िट के लिए फ़्लाइट मांगते हैं वो, ठीक है, एग्ज़िट, तो आपको ये चेक करना है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आप, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी कंट्री की वेबसाइट पे, इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएं और आपको इन्फॉर्मेशन पता लगेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं जाना चाहते तो कुछ ही दिन में हर कंट्री के लिए वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है, और वो मैं आपको बता दूंगा। फिर बात करते हैं अकोमोडेशन की। बहुत सारी कंट्रीज़ में एकोमोडेशन रिक्वायर्ड होती है, आपसे होटल की बुकिंग मांगते हैं,
जब मैं कीनिया गया था, आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए होटल की बुकिंग सबमिट करनी पड़ती है, लेकिन कीनिया के अंदर एंट्री करते टाइम नहीं मुझसे मांगी गई, लेकिन वो आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि अकोमोडेशन किसी कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट है। फिर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है वो आपका 3 से 7 दिन में आपका हो जाता है। अगर आप यूएई के लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, इंडिया से, तो आपका 3 से 7 दिन में ही आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, ठीक है। और रिजेक्शन के चांसेस भी कुछ रहते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है। नेक्स्ट इज़ इनविटेशन लेटर, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती है जिससे आपको आने के लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए। ये इनविटेशन लेटर आपको कहाँ से मिल सकता है? आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। आपको अगर आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे रहता है या रिलेटिव वहाँ पे रहता है तो उसके थ्रू मिल सकता है इनविटेशन लेटर, ठीक है। ये आपको कंपनी, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिल सकता है, ठीक है, जो आपको वेरीफाई करती है कि आप ये कंपनी या कंट्री, सॉरी कंपनी और ये फ्रेंड या ट्रैवल एजेंट आपको जानता है। ये इस ट्रैवल एजेंट का आपकी कंट्री में ट्रैवल एजेंट के साथ कुछ लेना देना है, ठीक है, ओके। तो इनविटेशन लेटर आपको लेना पड़ता है कुछ कंट्रीज़ के लिए, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू। कुछ कंट्रीज़ में इंटरव्यू होता है, जैसे यूएस में, यूएस के वीज़ा के लिए इंटरव्यू होता है, ठीक है। और यहाँ जैसे कि मैं दुबई में हूँ इस टाइम पे, तो यूएई के अंदर जब यूएस के वीज़ा, तो स्टैटिस्टिक कहते हैं कि हर 3 में से जो एक बंदा है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इंटरव्यू के लिए यू हैव टू टेक केयर, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक आपको देखने हैं, आपको अपनी प्रेजेंस जो है वो अच्छी रखनी है, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न का जो रीज़न है, इंश्योरेंस है, कोई बैन कंट्री जैसे यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नॉर्थ कोरिया की स्टैंप नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल वेरिफिकेशन अगर आपसे मांगी जाती है तो आपके पास हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स आपके ठीक हों, ऐसा ना हो कि आप उसके लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब जब आप ट्रैवल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन सिटी वाइज आपको अपडेट करना पड़ता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स, ठीक है, हम इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेनर जब भी आते हैं तो हमको सिटी वाइज पुलिस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा किस लिए? उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और जो रिकॉर्ड के लिए, किसके रिकॉर्ड के लिए? जो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, और आपकी जो टूरिज़्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्रीज, ताकि वो डेटा कलेक्ट कर पाए। तो ये सब इनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका ध्यान भी रखती हैं और आप पर ध्यान भी रखती हैं, ठीक है, कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे या आप लॉन्ग स्टे तो नहीं करेंगे। आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपको बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे आप रशिया से या यूएसएसआर से, ठीक है, अलग हुई कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि पर्टिकुलर हर कंट्री के लिए आपको हर सिटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। जितना आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, होटल का अपडेट देना है। आप किसी के घर स्टे कर रहे हैं तो किसी का होम स्टे का अपडेट करना है कि हमारे पास ये रुके थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम टूर गाइड रिक्वायरमेंट्स में। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। जब आप वहाँ से जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया में आपको टूर गाइड ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है। और सेकंड, जैसे कुछ केसेस में अगर आप कीनिया से, ठीक है, कीनिया से अगर आप जाते हैं, कीनिया से इथियोपिया अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टूर गाइड आपको ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है। तो लेकिन ये लैंड बॉर्डर के थ्रू, जब आप लैंड बॉर्डर के थ्रू जाते हैं, ठीक है, तो आपको टूर गाइड चाहिए होता है। विदाउट टूर गाइड आपको एंट्री नहीं देते, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता, रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो आपको ज़रूर रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और रिलीजियस रिक्वायरमेंट जैसे कुछ कंट्रीज़ की हैं, जैसे दुबई में, क्योंकि ये कंट्री जो है वो मेनली इस्लामिस्ट रूलर्स की है, तो आपको उनके जो इस्लाम रूल्स हैं आपको यूएई में आपको उनको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप टॉपलेस आप नहीं घूम सकते, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीच, ठीक है। तो बीच पर आप टॉपलेस घूम सकते हो अगर आप मेल हैं, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम बीच आप नहीं घूम सकते, ठीक है। आप कम कपड़ों में नहीं घूम सकते, बिकनी में नहीं घूम सकते, ठीक है। फॉर फीमेल्स आप बिकनी में नहीं घूम सकती। तो क्यों? क्योंकि आपको कवर्ड अप रहना है, ठीक है, और सिर्फ अपार्ट फ्रॉम बीच, ओके। और जैसा है बीच पे मेल टॉपलेस घूम सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसे कुछ अल्कोहल वगैरह, जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए आप पब्लिकली अल्कोहल नहीं पी सकते, ठीक है, यूएई में, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज है, इंडिया में पब्लिकली अल्कोहल पीना बैन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको वो ज़रूर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर वीज़ा सक्सेस रेट किसी भी कंट्री का, जैसे यूएई का वीज़ा सक्सेस रेट 90% से ऊपर ही है, ठीक है। जनरल बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए 90% से ऊपर ही है। लेकिन यूएस का देखा जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हर 3 में से एक बंदा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो वीज़ा सक्सेस रेट आप ज़रूर देख लें कि कितना है, क्योंकि वीज़ा के लिए आपको कुछ मिनिमम फ़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप एम्बेसी का टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। एम्बेसी का टाइम कंज्यूम कर रहे हो, और वो टाइम कंज्यूम करने के लिए एम्बेसी आपसे चार्जेस मांगते हैं। तो भले ही आपका वीज़ा कम्प्लीटली प्रोसेस हो चाहे ना हो, यूएई में भी आपका वीज़ा कम्प्लीटली प्रोसेस ना हो तो फिर भी आपके वीज़ा चार्जेस जो हैं वो वीज़ा रिजेक्ट होने पर भी आपसे ले लिए जाएंगे, ठीक है। डेज ऑफ वीज़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, कितने दिन का वीज़ा आपको मिलता है, ठीक है। किसी भी कंट्री में कभी आपको 7 दिन का वीज़ा मिलता है, 30 दिन का वीज़ा मिलता है, ठीक है, 14, 15 और 30 दिन, ठीक है, इतने दिन का भी वीज़ा मिलता है, 60 डेज़ का मिलता है, 90 डेज़ का मिलता है, 6 मंथ्स का मिलता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना, कितने डेज़ का वीज़ा आपको मिल रहा है, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको चेक करना है, उसको अप्लाई करना है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। ये डेज ऑफ वीज़ा आपको क्यों ध्यान रखना है कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको मेजर क्या होता है, जैसे अगर आप दुबई में आप 30 दिन के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि आपका वीज़ा 2 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। एक बार 2 मंथ्स के लिए वीज़ा अगर वैलिड रहता है तो आप किसी भी मतलब 1 से लेकर 60 दिन के अंदर किसी भी दिन आप एंट्री कर सकते हैं। जिस दिन आप एंट्री करते हैं उसके बाद वो वीज़ा 30 डेज़ के लिए वैलिड हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहता है। तो और कुछ जो 3 मंथ्स का वीज़ा होता है सेम केस रहता है, लेकिन आपको हर बार ही आपको चेक करना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाके कि उसकी पर्टिकुलर क्या रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ओके। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अदर देन दीज कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर आपसे कोई एफिडेविट मांग सकते हैं, ठीक है, एफिडेविट मांग सकते हैं। और जैसे कि आजकल ये आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है कि अगर मुझे क्वारंटाइन किया जा रहा है, ठीक है, तो जो आज जो डेट है वो है 20 मई 2021, ओके, 20 मई 21, ठीक है। तो क्वारंटाइन की अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो अगर मैं कंट्री में विज़िट कर रहा हूँ तो आपको क्लेम करना पड़ता है आई पे, ठीक है। मैं पे करूँगा किस चीज़ के लिए? क्वारंटाइन के लिए, ओके। मैं क्वारंटाइन के लिए पे करूँगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ओके। सो लोकेशन ऑफ एंट्रेंस, मैंने इसका थोड़ा अजीब सा नाम दिया, नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इसमें एंट्री परमिट मैटर करता है, ठीक है। आपको एंट्री परमिट चाहिए। आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा के बावजूद, वीज़ा आपके पास है उसके बावजूद आपको एंट्री परमिट चाहिए, ठीक है। जैसे आप दुबई में एंटर करते हैं तो आपको GDRFA में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो साइट यही है, तो GDRFA जाना पड़ेगा वेबसाइट पे और आपको एंट्री परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। इवन आप दुबई, आपके पास वैलिड रेजिडेंस वीज़ा है दुबई का, ठीक है, या आप सिटीज़न भी हो दुबई के, ठीक है, आई मीन यूएई के, तो आपको GDRFA पे जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये बहुत सारी चीज़ें स्टेट टू स्टेट मैटर करती हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, तो ये चीज़ आजकल, ठीक है, जो कि आज की डेट है 20 मई 2021, ठीक है,
तो ये कंट्री टू कंट्री वैलिड करती हैं, स्टेट टू स्टेट वैलिड करती हैं। तो दुबई में तो ये आपको मस्ट चाहिए GDRF अप्रूवल, लेकिन शारजाह में नहीं चाहिए, ठीक है। शारजाह में यू कैन ऑप्ट आउट फॉर इट। तो आज की डेट के हिसाब से ये अपडेट है, और ये आपको चेक करना है कि सारी चीज़ें होने के बावजूद आपको, यानी वीज़ा है आपके पास, पासपोर्ट है, वैलिड वीज़ा है, रिटर्न समथिंग, लेकिन आपको इन चीज़ों के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास सब होते हुए आपको फ़्लाइट में बैठने नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। आपको बोर्डिंग पास मिल भी जाएगा तो भी दे विल नॉट लेट यू एंटर द इन द फ्लाइट। और अगर आपको बोर्डिंग पास नहीं भी मिलता, ठीक है, तो भी ऐसा रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि फ़्लाइट की क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। फिर मेजर एयरपोर्ट्स, ठीक है, किसी भी आप जगह जा रहे हैं आपको मेजर एयरपोर्ट्स, मेजर बॉर्डर, ठीक है, सी पोर्ट्स, अगर आप वाया फ्लाइट घुस रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितने एयरपोर्ट पे आपको, मतलब किस एयरपोर्ट पे आपकी एंट्री है आपको चेक करना है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर 26 एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, ठीक है, और 26 एयरपोर्ट पे आपकी एंट्री है, अलाउड है, ठीक है। और हर जगह नहीं मिलता वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है। तो कभी ऐसा हो कि आप किसी और एंट्री पॉइंट पे आप घुस रहे हो, ठीक है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेजर बॉर्डर्स, ठीक है। तो मेजर बॉर्डर जैसे लैंड बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से बॉर्डर पे आप जा रहे हैं, तो आप जाकर आपकी वहाँ से एंट्री हो जाएगी अदर कंट्री में, ठीक है। फिर सी पोर्ट, क्योंकि सी पोर्ट के सी कोस्ट लाइन बड़ी लंबी होती है, ठीक है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास, जैसे आप क्रूज़ से आपको कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ घुमाया जाता है, तो सी पोर्ट्स का आपको ध्यान रखना है कि कौन से सी पोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल या ऐसी फैसिलिटी आपके पास है, या वीज़ा स्टैंपिंग है, या इमिग्रेशन है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको ख्याल रखना है, ठीक है। बेसिकली इमिग्रेशन अथॉरिटी वहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ कस्टम होने से कुछ नहीं होता, इमिग्रेशन अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि कंट्री का करप्शन स्टेटस क्या है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं करप्ट हैं, ठीक है। तो आपको एंट्री के लिए आपसे वो ब्राइबरी भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो अब उससे कैसे डील करना है, ठीक है, उससे डील कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करप्शन स्टेटस उसका पता होना चाहिए। सराउंडिंग कंट्रीज़, ये पता होना चाहिए कि सराउंडिंग कंट्रीज़ कैसी हैं, ठीक है। जैसे इज़राइल में अगर आप घूम रहे हैं, तो जैसे इज़राइल फ़लस्तीन में आजकल काफ़ी गर्मा गर्मी है, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, सराउंडिंग कंट्रीज़ कैसी हैं, कंट्रीज़ का रिलेशन कैसा है आपस में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अल्कोहल लॉज एंड ड्रग लॉज, ओके। तो जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं वो लीगल है, द ड्रग्स आर लीगल देयर, ठीक है। तो वो जो ड्रग्स हैं वहाँ पर लीगल हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में वो इलीगल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दुबई की बात करूँ, ठीक है, दुबई में जो खस, ठीक है, खसखस, ठीक है, जिसको कहते हैं पॉपी सीड्स, ठीक है, पॉपी सीड्स बैन है दुबई में, ठीक है। अगर आप इंडिया से लेकर आते हैं, इंडिया में आम मिलती है खसखस, ठीक है, लेकिन ये जो पॉपी सीड्स हैं, ठीक है, इलीगल है दुबई में अगर आप लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपको अल्कोहल लॉज, और जब आप एंट्रेंस पे आप घुस रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। मनी, देयर इज़ अ मिनिमम मैक्सिमम फॉर मनी, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप इंडिया से एग्जिट करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर ये आपका मतलब एयरपोर्ट पे चेक हो सकता है, ठीक है, ये आपके एयरपोर्ट पे आपका पूरा कैश देखा जा सकता है कि आप छुपा कर तो नहीं लेकर जा रहे। कुछ लिमिटेड कैश आप लेकर जा सकते हैं, और कुछ लिमिटेड सामान आपको वहाँ पर खरीद सकते हैं और वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तो आपका एयरपोर्ट पे ये सब चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। ये क्यों चेक होती हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है,
ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है ये वाला फैक्ट, ठीक है। और जैसे कि किन चीज़ों से रिलेटेड है, जहाँ पर आपका कंट्री में आपको लिखा जाता है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट से जब आप किसी कंट्री में घुस रहे हो, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं आ रहे, ठीक है, तो कस्टम एंड टैक्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। और कई केसेस में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग आपस में रिजेंबल करता है, और जब आप इन दोनों को मिला दे तो कस्टम टैक्सेस से रिलेटेड है, इन दोनों को मिला दे तो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इस तरीके से वाइस वर्सा कुछ मनी की कुछ जो पर्टिकुलर आपको चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। इसमें आपको ये भी चेक करना होता है कि कौन सी करेंसी वैलिड है, कौन सी नहीं है। जैसे यूएस डॉलर ही लेकर जा सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ में, फिर वही एक्सचेंज होगा, आपकी नेटिव कंट्री का नहीं होगा। जैसे आप इंडिया से, ठीक है, ठीक है, जैसे आप इंडिया से कीनिया जा रहे हैं, ठीक है, कीनिया, तो इंडिया की करेंसी है INR, इंडियन रुपीज़, और कीनिया की करेंसी है शिलिंग्स, KSH, कीनियन शिलिंग्स, ठीक है। तो INR से आप कीनियन शिलिंग में आप डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करा सकते, आपको USD के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया से USD लेकर जाने पड़ेंगे और वहाँ पर जाके कीनियन शिलिंग में एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी करेंसीज अलाउड हैं, ठीक है। तो अदरवाइज फिर आपको एक्सचेंज नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ वहाँ पर करोगे भी क्या कीनिया के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम बजटिंग में। आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो आपको बजटिंग का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये बजटिंग कैसे है, मेडिकल, जैसे मैंने आपको बताया था येलो फीवर वैक्सीन, ठीक है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड आपके पास मेडिकल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड है जैसे कोरोना 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 टेस्ट सर्टिफिकेट, ओके, आपको ये चेक करना पड़ेगा, इसका बजटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। वीज़ा की कुछ कॉस्टिंग होती है, मिनिमम कॉस्टिंग होती है, ठीक है। टिकटिंग, होटल बुकिंग और ये सब की आपको बजटिंग करनी है, ठीक है। तो और टिकटिंग में लोकल, ठीक है, होटल, ठीक है, और वीज़ा के लिए क्योंकि होटल यहाँ पे भी आपको बुक करना पड़ता है, ठीक है, होटल बुकिंग आपको चाहिए होती है, लोकल होटल बुकिंग, ठीक है। और वीज़ा के लिए जैसे अदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो सब का आपको जो बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, फिर इसका जो टोटल करके आपको बजट देखना पड़ेगा कि आप किसी कंट्री विज़िट कर रहे हैं, ठीक है। आपको डेली एक्सपेंसेस काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है, सब मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट डेली एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है आपके, ठीक है। डेली एक्सपेंसेस में आता है आपके होटल, ठीक है, होटल चार्ज। मान लीजिए आपका 500 रुपीज़ का ही का होटल है, ठीक है, मान लीजिए 500 रुपीज़ तो आता नहीं, ठीक है, आजकल, बट मान लीजिए तो 500 रुपीज़ आपका हॉस्टल है। अगर आप वहाँ पे होटल है, अगर आप वहाँ 7 दिन स्टे करते हैं, ठीक है, तो 7 × 5, ठीक है, 3500, ठीक है, वो आप मेंटेन करके चलेंगे। कम्यूट, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके भी मिनिमम चार्जेस क्या है, ठीक है। जैसे दुबई में टैक्सी फेयर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना है और उसके लिए आपको उसको जैसे मल्टीप्लायर से ऐड करना है कि मेरे को पता है कि मेरे दिन के अंदर 3 से 4 विजिट हो जाएंगी और ये जगह घूमने की है, तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड, देखिए, फूड डेली एक्सपेंसेस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पर मील, ठीक है, पर मील कि कितने आप चार्जेस ले रहे हैं। जैसे दुबई में 20 दिरहम्स के आसपास एक मील एक एवरेज रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, एवरेज रेस्टोरेंट में, ठीक है। लिटिल हायर जाएंगे तो 25 दिरहम में आपको एक मील मिल जाएगा। तो 25 दिरहम में आपको क्या मिलता है, जैसे 25 दिरहम इक्वल टू 500 रुपीज़, और आप एक दिन के अंदर 3 मील खाएंगे, ठीक है। तो 500 × 3 × 7, क्योंकि आप 7 डेज स्टे कर रहे हैं, ठीक है,
और दुबई में आप रह रहे हैं तो आपका यहाँ पे 5,000 हो जाएगा और 35,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 1500 एक दिन का खर्चा और 15 सत्ते, ठीक है, जिसका मैथ तेज है वो बता दे, 15 से 90 से 105, ठीक है, 10,500 आपको फूड के लिए चाहिए। ये मैं पर पर्सन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है आपका होटल है, ये होटल तो दो लोग शेयर भी कर सकते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ, दो फ्रेंड्स, ठीक है, अगर लोग जा रहे हैं घूमने तो ये दो लोग ये डबल की शेयरिंग में आ सकता है, ठीक है। तो ये हाफ भी हो सकता है आपको। और अगर इसकी बात करूँ, फूड की बात करूँ, तो ये तो कॉमन रहेगा। कॉम्यूट डिपेंड करता है कि आपका कॉम्यूट टैक्सी है या फिर आप कॉम्यूट कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों का, उन खर्चों का ध्यान रखना है। फिर अगर हम आते हैं होटल में, ठीक है। होटल की क्या है, होटल 3 टाइप के होते हैं, फैमिली, बजट और हॉस्टल, ठीक है। तो फैमिली, हाँ, अगर होटल में अगर आप रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो आपका 5 से 6 हज़ार, ठीक है, ऑन एन एवरेज खर्चा रहता है फैमिली होटल में, ठीक है। और बजट होटल कैसा होता है आपको, ये मैं यूएई दुबई की बात कर रहा हूँ। बजट होटल में आपको कितना मिल जाएगा, बजट होटल में आपको मिनिमम मिलेगा 2,500 से, ठीक है, 4,000 तक, ठीक है, मिनिमम आपको बजट होटल मिलेगा दुबई में। और हॉस्टल की बात करूँ तो आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है, और वो मिलेगा 2,000 के आसपास, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं हॉस्टल की सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, मैं बताऊंगा हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं, हॉस्टल कैसे होते हैं, हॉस्टल का क्या एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, और हॉस्टल क्यों बेटर है सोलो ट्रिप्स वाले लोगों के लिए, ठीक है, और जो बजट ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए हॉस्टल क्यों बेटर है। वैसे तो ये आप देख ही पा रहे हैं ये डिफरेंस, तो बजट ट्रैवल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको होटल की बजटिंग का ध्यान रखना है, आपको बुकिंग का ध्यान रखना है, कैसे करना है, कौन क्या क्या फैसिलिटी आपको दे रही है। कुछ होटल आपको ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी देती हैं, ठीक है, कुछ होटल आपको ब्रेकफास्ट प्लस डिनर की फैसिलिटी देती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको चेक करना है कि आपके कौन कौन से वाउचर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। पहले चेक करना है, बाद में आपको इसका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फूड से रिलेटेड। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप कहाँ खा रहे हैं, ठीक है, बजटिंग के हिसाब से। अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो ये नॉर्मली चीप रहता है, ठीक है। कैफ़ेज़ खा रहे हैं तो ये एवरेज रहता है, ठीक है। और रेस्टोरेंट खा रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा हायर रहता है, ठीक है। अगर मैं दुबई की बात करूँ, अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया एवरेज नहीं, अच्छे रेस्टोरेंट में तो 30-35 दिरहम मिनिमम मील के लिए आपका जाता है, ठीक है। और एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ थोड़ा सा लेविश एक्सपीरियंस है तो 70 दिरहम्स आपका मील का लग जाता है, ठीक है। इसमें मैंने बेवरेजेस नहीं जोड़ा है, अगर इसमें बेवरेजेस जोड़ेंगे तो आपको 4 से, ठीक है, 30 दिरहम्स के आसपास आपको बेवरेजेस का पड़ जाएगा। नेक्स्ट इस कैफ़े, आपको कैफ़े का ध्यान रखना है, ठीक है। कैफ़े का ध्यान रखना है कि कैफ़े में आपका मतलब दुबई में कितना चार्ज लगता है। दुबई में ऑन एन एवरेज कैफ़े में आपको फ़ास्ट फूड मिल जाता है 20 दिरहम्स के आसपास, ठीक है। स्ट्रीट फूड अगर आप दुबई में लेंगे, बहुत लिमिटेड सी जगह पे है ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, ठीक है, तो आपको 10 to 15 दिरहम में स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। और बहुत छोटे छोटे स्नैक्स अगर आप चाहेंगे तो आपको 4 to 7 दिरहम्स में भी मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी लो अमाउंट है दुबई के हिसाब से, ठीक है। और आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, इंडिया में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ज़्यादा चार्ज नहीं करते, लेकिन कैफ़ेज़ हैं वो काफ़ी हाई चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट का क्या स्टेटस टाइप है और कैफ़े का क्या स्टेटस टाइप है, ठीक है। और स्ट्रीट फूड तो आपको पता ही चीपेस्ट है, आप जहाँ पे भी जाएं। अच्छा, तो कोम्यूट, द नेक्स्ट थिंग इज़ कोम्यूट। हमेशा ध्यान रखें कोम्यूट की बजटिंग आपको हिसाब से कैसे लेनी है। जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप जैसे एक लोकेशन का एक मैप है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप घूम रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जो लोग शिमला जा चुके हैं, ठीक है, तो शिमला से अगर जा रहे हैं तो शिमला सेंटर में रहता है, तो ये एक पॉइंट रह गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट रह गया, तीसरा पॉइंट रह गया और चौथा पॉइंट रह गया। आप वापस रिटर्न करते हैं इसी पॉइंट पे शिमला, इन पॉइंट से वापस शिमला रिटर्न करते हैं,
क्योंकि आपका होटल सेम है, ठीक है। आप एक दिन जाते हैं और आप 4 दिन का 4 डेज़ का अगर आप ट्रिप बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है। नॉर्थ इंडियन ट्रिप नहीं बनाते 4 डेज़ का, लेकिन साउथ इंडियन बनाते हैं शिमला का 4 डेज़ का ट्रिप, क्योंकि वो ये चारों लोकेशन एक बार में घूमना चाहते हैं। जबकि नॉर्थ इंडियन क्या करेंगे, 1 से 2 लोकेशन घूमकर और फिर दोबारा अगले टाइम विजिट करेंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो 4 डेज़ का अगर आपने ट्रिप बनाया तो आप सेंटर में, तो आपका जो सिटी ट्रैवल है, ठीक है, सिटी टू सिटी ट्रैवल है, वो कैसे मैटर करता है, कितना है। फिर आपका जो लोकल ट्रैवल है, ठीक है, आप क्योंकि यहाँ से आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ होटल से बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं लोकल, आप बाय वॉक करते हैं, आप ऊबर करते हैं, ठीक है, आप पर्सनल टैक्सी करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, उस पर मैटर करता है। फिर आपको, क्योंकि बहुत सारी, जैसे आप बस स्टैंड से जा रहे हो तो आप बस की लोकेशन हो गई सिटी टू सिटी, या ट्रेन से कोई रूट बनता है, ठीक है, तो आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, तो आप मेट्रो से जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेट्रो इज़ एसी, ठीक है। तो आप लोकल ट्रेन से क्यों घूमेंगे। और फिर बाद में बात आती है टैक्सी की। तो टैक्सी क्यों अलग पॉइंट है, ठीक है, बस ट्रेन सिटी लोकल से, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा लोग हैं, 4 लोग हैं, उनके आपके पास सामान भी है, जैसे बहुत सारे लोग व्लॉग बनाते हैं, कैमरा वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा लगेज हो जाता है, तो आप टैक्सी से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आप यहाँ आए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो डायरेक्टली आप होटल से ही टैक्सी बुक करके रखते हैं और अलग अलग, तो आपको इन चीज़ का कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है, वो आपको पहले से मैनेज करके रखना है, ठीक है। लोकल की कम्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर हम आते हैं लगेज पे, ठीक है। लगेज का हमें क्या, जैसे मैंने कैश एंड करेंसी का बताया था आपको, कि अगर हम कीनिया से इंडिया या इंडिया से कीनिया अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो हमें जाने के लिए जो करेंसी है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा पहले यूएस में होगा और यूएस से इंडिया में होगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए 3-4 ऑप्शन है, कैश, करेंसी और कार्ड, ठीक है। कार्ड इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है। इंटरनेशनल कार्ड रहते हैं ताकि ट्रांजैक्शन आप कर सको, ठीक है। कीनिया से आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और यूएस डॉलर से वापस इंडियन करेंसी में, सेम अगर आपको वापस जाना हो, ठीक है, तो आप कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर के थ्रू, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि आप पहले, इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आप एयरपोर्ट पे हैं तो एयरपोर्ट पे आपको ये कन्वर्ट कराने पड़ेंगे ये पैसे, ठीक है। सेकंड इज़ इंटरनेशनल प्लग। हम आप को मैं बता दूं कि जैसे जापान, जापान मेरा एक फ्रेंड गया था, जापान में जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर 120 वोल्ट की 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ के आपके डिवाइसेस हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, जो आप जैसे कि आप लैपटॉप लेकर जा रहे हो, ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है, कैमरा है, ठीक है, फ़ोन है, कभी वहाँ पर जाकर आपकी सारी जो डिवाइसेस हैं आपकी वहाँ पे गड़बड़ हो जाए, आपकी ना चले, चार्ज ही ना हो पाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इंटरनेशनल प्लग और इंटरनेशनल जो पावर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और क्योंकि जो प्लग होता है, जैसे आप यूएस प्लग देखोगे तो वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, और यूरोपियन प्लग देखोगे तो अपना इंडियन जैसा ही रहता है लगभग, ठीक है। और अगर आप चाइना या दुबई या कीनिया प्लग देखोगे तो वो ऐसा मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से हैं और आपके पास चार्जर है, ठीक है, गोल पिन वाला, ठीक है, तो आपका वो नहीं कनेक्ट होगा। तो बेसिकली आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। टॉयलेट पेपर वर्सेस जेट, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे आप कीनिया में जाते हैं तो कीनिया, रिमेंबर, देयर इज़ ओनली टॉयलेट पेपर, देयर इज़ नो वाटर जेट, ठीक है। तो कीनिया में वाटर जेट नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पर आपको सिर्फ टॉयलेट पेपर रोल ही मिलेगा, आपको वहाँ पर टॉयलेट पेपर रोल ही मिलेगा, ठीक है, वाटर जेट नहीं है। तो आपको लोटा स्टेटस इसको बोलूँगा कि आपका जो लोटा है, ठीक है, उसका क्या हिसाब है। अब ड्राइविंग लाइसेंस लो, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है,
ठीक है। तो क्या है कि उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए वैलिड तो है, लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा नहीं होगा ऐसा, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर जाना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ताकि अगर आपने जैसे इंडिया में जैसे जूम कार है, ठीक है, और जैसे कई जगह पे ड्राइव कार की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको रेंटेड गाड़ियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पता हो। आपके पास इंडिया में है, आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस कंट्री के क्या रूल्स हैं, ठीक है। दुबई का जो लाइसेंस है 28 कंट्रीज़ में तो डायरेक्टली एप्लीकेबल है, ठीक है, और लाइक 50+ कंट्री में डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्टली एप्लीकेबल है। आपको डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग में कितना एक्सपीरियंस है, कितना पुराना आपका लाइसेंस है, ठीक है। तो दुबई का लाइसेंस वहाँ पे वैलिड है। नेक्स्ट इज़ वेदर, ठीक है। वेदर के हिसाब से आपने अपना लगेज पैक करना है, ठीक है। उसमें क्या है, आपका वेदर की एनवायरनमेंट आपका कैसा रहता है। जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है, सीज़न रेनी तो नहीं है, सीज़न विंटर तो नहीं है, ठीक है, सीज़न समर तो नहीं है, ठीक है। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वेदर क्या आपका जो टेम्परेचर रहता है थर्मामीटर का, ठीक है, बड़ा गंदा सा थर्मामीटर बना बट लाइक अडेप्टेड, कि जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना आपका लेवल आपका जो आजकल राइज हो गया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं। रेनी सीज़न की क्या चीज़ें हैं, कभी ऐसा नहीं है कि आप घूम रहे हैं आपके कपड़े ख़राब हो जाएं, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सीज़न बेस्ट है वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, और कौन कौन से अदर सीजन्स भी रहते हैं जिसमें लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन वो सीजन आपको पता है, ठीक है। मोबाइल एंड डेटा, ठीक है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आपको पता है आपको कनेक्टिविटी चाहिए। आजकल आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आप कहीं पे घूम रहे हो। तो जो सिम कार्ड है, ठीक है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका इंटरनेशनल रोमिंग वैलिड है कि नहीं, और उसके क्या चार्जेस हैं, और उसको आपको अपने बजट और एक्सपेंसेस में ऐड करना होगा, ठीक है। बहुत सारे कल्चर्स आप देखेंगे कि आप कंट्रीज आप देखेंगे, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जाएंगे तो वेलकमिंग है, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्रीज वेलकमिंग है, हेल्पिंग है कि नहीं है, ठीक है। आप उन पर थोड़ा सा भी डिपेंडेंट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। आपको मैं बता दूं, जैसे अगर आप पेरिस जाते हैं तो पेरिस, तो वहाँ के लोकल जो फ्रेंच लोग हैं उसको कहते हैं पेरिस, पारी कहते हैं उस सिटी का, ठीक है, पारी। तो अगर आप पारिस जाते हैं, ठीक है, पारिस जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लोकल्स हैं, ओके, दे डोंट लाइक, दे हेट टूरिस्ट, ओके। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट पेरिस एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, लेकिन हर कोई उसको पसंद नहीं करता, मतलब हर वहाँ पर विजिटर को कोई पसंद नहीं करता। रेसिज्म, ठीक है, आप कई जगह जाते हैं, आपको बता दें कि रेसिज्म होता है, ठीक है। तो जैसे चाइनीज़ या एशियन, बहुत सारी कंट्रीज़ जो एशियन लोग जैसे कि एशियन एथनिक हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनकी एथनिसिटी एशियन एथनिसिटी कही जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, वो जब भी कुछ कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, ठीक है, तो ताकि आप एटलीस्ट प्रिपेयर रहें कुछ चीज़ों के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ हिच हाइकिंग स्टेटस, ठीक है। हिच हाइकर्स क्या होते हैं, वो लोग जो लिफ्ट लेकर घूमते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हिच हाइकिंग का क्या स्टेटस है, हिच हाइकर्स को वो लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। मेजर रोड्स और रूट्स, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मेजर रोड और रूट्स क्या हैं। जैसे आप सिटीज़ एक घूमना चाहते हैं तो आप कहाँ से शुरू और कहाँ तक ऐसे ख़त्म करके अपना ट्रिप ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ क्राइम एंड सेफ्टी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पिक पॉकेटिंग का, थेफ्ट का, स्कैम दुबई में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो पुलिस सपोर्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप कैसे न कैसे आपको सेफ हो जाएगा। लेकिन स्कैम अगर आपका शॉपिंग के टाइम पे स्कैम हुआ, ठीक है, शॉपिंग के टाइम पे स्कैम क्या हो सकता है कि सपोज़ करो आपको
फेक गोल्ड मिल गया कहीं किसी कंट्री में, ठीक है, आपको बहुत सस्ती चीज़ बहुत महंगी भेज दी या कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो अगर आप उसके बाद अपनी कंट्री में गए, आपने सोचा इसको रीसेल करते हैं, पता लगता है या तो ये तो फेक प्रोडक्ट था या फेक गोल्ड था, ठीक है, फेक ज्वेलरी थी, ठीक है, कुछ भी आइटम फेक था, तो आपको इस टाइप के स्कैम आपको पता होना चाहिए और इसका स्टेटस ज़रूर पता होना चाहिए, स्कैम का क्या स्टेटस है। नेक्स्ट इज थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट, चोरियाँ कितनी होती हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे जैसे जैसे आप ट्रेन्स में आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तब चोरी हो जाती है, ठीक है। आप होटल में ट्रैवल करते हैं, आप कोई टैक्सी लेते हैं, ठीक है, तो टैक्सी वाला आपका सामान लेकर भाग जाता है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पिक पॉकेटिंग, ठीक है, दुबई में पिक पॉकेटिंग बिल्कुल नहीं होती, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी की पिक पॉकेटिंग हुई है दुबई में, ठीक है। मे बी किसी का पर्स गिर विर गया और कचरे में गया तो वो बात अलग है, लेकिन आपका पुलिस आपको बहुत सपोर्ट करती है, लोकल्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पिक पॉकेटिंग बिल्कुल नहीं होती दुबई में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कभी गए, आपका पासपोर्ट उसमें पॉकेट में था, ठीक है, उन चीज़ों को से आपको क्या ख्याल रखना है अच्छे से कि ये चीज़ आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखनी, आपका पैसा, आपका पासपोर्ट, आपकी आईडीज़ आपके पर्स में रहता है और आपका सामान चोरी हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको वहाँ की क्राइम सेफ्टी रेट पता होना चाहिए, पुलिस सपोर्ट का पता होना चाहिए कि पुलिस कितना सपोर्ट करती है आपको, ठीक है, और करप्शन का क्या स्टेटस है। और इसके साथ में एक और पॉइंट यहाँ पर जोड़ दूँ, वो पॉइंट है आपका पर्टिकुलरली कि आपकी एम्बेसी उस कंट्री में है कि नहीं, ठीक है, और है तो कहाँ पर है, ठीक है, आपको उसका ध्यान रखना है। तो पुलिस सपोर्ट, करप्शन और एम्बेसी कि कहीं आप जा रहे हैं तो वहाँ आपकी कंट्री के लोग करप्ट हैं, ठीक है, तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप उन लोगों से कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। और पुलिस सपोर्ट जैसे कि मैंने बताया कि दुबई में बहुत है, ठीक है, तो आपका ख्याल रखा जाएगा दुबई में अगर आप आए तो। नेक्स्ट इज नाइट टाइम, रात को कितना सेफ है घूमना। बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे आप जाते हैं यूरोपियन सिटीज़ में जाते हैं तो रात को आप ओपनली घूम सकते हैं, ठीक है। और जैसे दुबई में आते हैं तो लाइक दुबई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर सिटीज़ में अगर आप सुनसान किसी इलाके में गए पर्टिकुलरली तब कुछ नहीं कह सकते, नो आइडिया। बट अगर आप जनरल किसी सड़क पर रात को 2 बजे 3 बजे घूम रहे हैं तो बहुत सेफ़ है, जगह जगह कैमरे लगे हैं, आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो रात को बहुत सारी सिटीज़ हैं जिससे वो अनसेफ हो जाती हैं, जैसे कभी कभी दिल्ली के बारे में सुनने में आता है, ठीक है। बॉम्बे पर्टिकुलरली सेफ़र गिना जाता है कंपैरेटिवली, बैंगलोर सेफ़र गिना जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। करप्शन का मैं आपको बता चुका, वुमेन सेफ्टी, ठीक है, अगर आप वुमेन ट्रैवलर हैं, आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता हो, ठीक है, कि वुमेन सेफ्टी और मूवमेंट रिकॉर्ड कैसे हैं वहाँ के, ठीक है, और कितना सपोर्ट मिलता है वुमेन्स को वहाँ पे। तो नेक्स्ट इज़ दिल्ली वैली। दिल्ली वैली क्यों दिल्ली वैली, जैसे कि फॉरेनर्स जो होते हैं, ठीक है, ट्राई करने के लिए दिल्ली का स्ट्रीट फूड खाते हैं, ठीक है, दिल्ली का स्ट्रीट फूड खाते हैं जो कि उनको पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता? क्योंकि जो पानी जो हमारे जो स्ट्रीट फूड वाले वेंडर यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली सप्लाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब दिल्ली वैली का मतलब मैं इसको पूरे को एक टॉपिक मैंने क्यों दिया, आपको फूड टाइप का पता होना चाहिए किसी जगह आप जा रहे हैं तो कौन कौन से फूड टाइप्स आपको मिलते हैं, ठीक है। क्यूजीन जिसको हम बोलते हैं, क्यूजीन कैसी है, तो क्यूजीन में आपको जैसे मिलेगा, जैसे इंडिया में आपको चाइनीज़ मिलेगा, ठीक है, और पंजाबी मिलेगा, ठीक है, साउथ इंडियन मिलेगा, तो ऐसी ऐसी क्यूजीन आपको मिलती है, ठीक है। और फिर इसके बाद स्पाइसेस, कैसे स्पाइसेस हैं, आपको वो पचते हैं कि नहीं पचते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। कई स्पाइसेस तीखे भी नहीं होते, ठीक है, तीखे भी नहीं होते, वो ज़्यादा शार्प नहीं होते। अब मेरे को इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता, लेकिन कुछ स्पाइसेस शार्प नहीं होते, लेकिन बट आपको वो अफेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज़ फ्रूट्स, कैसे कैसे फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, आपको फ्रूट से कोई एलर्जी तो नहीं है,
पर्टिकुलर किसी फूड से, किसी नट से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, वो सब आपको ध्यान रखना है। वाटर सेफ्टी, पानी की सेफ्टी, कई लोगों को सिर्फ मिनरल वाटर बचेगा, ठीक है, जैसे फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो उनको इंडिया का पानी नहीं बचता, सिर्फ मिनरल वाटर बचता, तो वाटर सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। आप अगर पेरिस जाते हैं, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड पेरिस गई थी, तो आप अगर पेरिस जाते हैं तो पेरिस जाने पर आप ये ध्यान रखें वहाँ पर टैप वाटर भी सेफ है पीना, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड टैप वाटर भी सेफ है पीना। नेक्स्ट इज वेगन वेजिटेरियन, ठीक है, आप वेगन या वेजिटेरियन हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खाना वाना जो है आपको किस पे, आप फ्रूट्स पे डिपेंड करते हैं या आप सैलड्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड इटली गई थी तो लाइक शी सेड कि वो एक वीक तक सिर्फ सैलड ही खाती रही क्योंकि और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे वहाँ पे वेजिटेरियन फूड के। इवन जो ब्रेड थी, ब्रेड में भी एग था, ठीक है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप ये भी ध्यान रखें कई जगह वेजिटेरियन में फ़िश ओके होती है, जैसे आप अगर यूएस जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए जो फ़िश है दे कंसीडर इट वेजिटेरियन। आई डोंट नो क्या इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्ट है, बट ऐसा है। नेक्स्ट इज पॉइंट टू पॉन्डर, पॉइंट टू पॉन्डर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, जिसके मिसलेनियस कैटेगरी के कुछ अदर फैक्ट्स रहेंगे, ठीक है, वो मैं आपको कंट्री स्पेसिफिक जो वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल दूंगा, ठीक है। वॉलंटियरिंग, वॉलंटियरिंग क्यों मैं बता रहा हूँ कि कई लोग होते हैं बैकपैकर्स, ठीक है, हिच हाइकर्स, ठीक है, और बजट ट्रैवलर्स, ठीक है, उनके पास इतना जो कैश या मनी का जो स्टेटस है वो इतना हाई नहीं होता, तो दे लुक फॉर वॉलंटियरिंग और वो वहाँ पर उस कंट्री में जाकर अर्निंग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ठीक है, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर वॉलंटियरिंग करके और कुछ पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। वो परमानेंट जॉब नहीं है, वो बस टेम्परेरी छोटे से काम के लिए, और वो जो अर्निंग होगी आप उसको अपने फर्दर ट्रैवल में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्ज़िट करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था लोकल रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है, ठीक है, जो मैंने कहा था कि जो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन, ठीक है, उससे अलग हुई कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर आपको जो कि CIS कंट्रीज़ में आती हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको लोकल रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है, ठीक है, आपको उसका ख्याल रखना है। फिर वैट क्लेम, आप दुबई आते हैं, आप टूरिस्ट हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको वैट रिफ़ंड मिलता है, ठीक है, वैट आपको रिफ़ंड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ की लोकल रिफ़ंड करती है, ओके। तो अभी आपको उसके बाद ये देखना है कि एग्ज़िट करते टाइम नेक्स्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी है, आप वापस अपनी कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आगे फर्दर प्रोपागेट करना चाहते हैं किसी अलग कंट्री में, ठीक है, तो आपको ये देखना है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, एक पॉइंट था पीछे, कि अगर एक कंट्री है तो उसके बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है, तो जहाँ पर आप ले सकते हैं एग्ज़िट, और वहाँ के क्या रूल्स हैं आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं कंट्री स्पेसिफिक वीडियोस बनाता रहूँगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट इसके अंदर पूरी क्रक्स इन्फॉर्मेशन है कि आप टोटली प्रिपेयर हो सकें, ठीक है, किसी कंट्री के लिए, ठीक है। फर्दर आपको मैं मोर वीडियोस से सपोर्ट करूँगा, ठीक है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसी वीडियो के लिंक में सारी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, बाय, सी यू फर्दर।